नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जीन पियाजे महोदय हैं कौन। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को करा दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने उस थिंकरों को नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे कि स्किनर हो गए, बंडूरा हो गए, थार्नडाइक हो गए, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहाँ पर विजिट करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को जानना क्या है, जीन पियाजे महोदय हैं कौन और इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, हम लोग पूरी डिटेल से इसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ये मूल रूप से जीव वैज्ञानिक थे। जीव वैज्ञानिक का मतलब हो गया बायोलॉजिकल थे। ठीक है, इन्हें ज्ञान मीमांसा का मीनिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा का मीनिंग होता है दोस्तों थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान मीमांसा में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इसका मीन होता है कि जैसे कि नई नई चीज़ों को जानना, नई नई चीज़ों को सीखना, इनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे। जब ये अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर साथ में काम कर रहे थे, तभी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी क्या हैं, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है क्या। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने कहा कि बालक में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालक में परिपक्वता स्तर पर और न ही उसके सिर्फ अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतर क्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। मतलब क्या दोस्तों, कि अगर कोई बालक है, कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वास्तविकता को जानना चाहता है कि क्या है, तो वो क्या क्या उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर परिपक्वता भी होनी चाहिए और उसके अंदर अनुभव भी होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें बालक के अंदर होगी, तभी वो किसी चीज़ को वास्तविक रूप से जान पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्या होते हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है, उसे स्कीम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, वह उसी तरह से पहनता है जैसे उसका ध्यान वहाँ पे हो या ना हो। क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप में हो चुका होता है कि वह उसी तरह से संपादित करता है जैसे वह बार बार करता हो। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये क्या है, जैसे कि स्कीम्स क्या है, किसी चीज़ को आपने किया और रेगुलर उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो आप में एक संगठित रूप ले लेता है, वो पैटर्न बन जाता है यहाँ पर। जैसे कि आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर रोज़ आते हैं, आप जाते हैं, रोज़ आते जाते हैं, तो कभी लाइट चली जाती है और आपके घर में अंधेरा हो जाता है, फिर भी आप सीढ़ियों पर चले जाते हैं और सीढ़ियाँ अंधेरे में ही सीढ़ियों पर चले आते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्कीम्स है कि वो आपके व्यवहार में एक संगठित रूप ले चुका है, जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब वो आएगा, उसी तरीके से जाएगा जैसे कि वो रोज़ आता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, स्कीमा है ऐसी मानसिक संरचना को समानवीकरण संभव हो। जैसे कि बार बार जो चीज़ कर रहे हैं वो उसका समानवीकरण हो जाता है, मानसिक संरचना का समानवीकरण हो जाता है, मतलब कि आप उसको दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अनुकूलन, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है एडॉप्ट कर लेना, मतलब किसी चीज़ को आप क्या है, संग्रहित कर लेते हैं, अपने आप में रख लेते हैं। जैसे देखिए, अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है, सही बात है, उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हो कि नकल करने की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ होता है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यह दो तरीके से हो सकता है।
अनुकूलन दोस्तों कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, इसमें पूर्व अनुभव और नवीन अनुभव के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं और फिर नवीन अनुभव को पहले से विद्यमान अनुभव में संरचनाओं में व्यवस्थित करते हैं। देखिए, इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बालक को 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग सिखाई, राइट। फिर उसके बाद उसी बालक को आप 10 से लेकर के 20 तक का मतलब 20 तक की काउंटिंग सिखाई। तो बालक ने जब पहले 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग उसने सीखा हुआ था, उसके बाद जब आपने उसको दोबारा से सिखाया 10, 11 से लेकर के 20 तक का काउंटिंग, तो बालक ने क्या किया? जो पहले उसने लर्न किया था, उसके बाद जो बाद में उसने लर्न किया, दोनों को क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया। क्या कर लिया? असिमिलेट कर लिया, क्योंकि उसी एक ही चीज़ में आकर के वो व्यवस्थित हो गया। उसको संरचना के तरीके से उसने व्यवस्थित कर लिया कि मतलब जैसे टेबल काउंटिंग है 1 से 10 तक, उसके बाद 10 से क्या आता है? 11 से आता है 20 तक का। तो वो एक सीरियल क्रम में उसको याद हो जाएगा। मतलब क्या? उसका पुराना अनुभव और उसके बाद उसका नवीन अनुभव, दोनों का आत्मसातीकरण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समायोजन। समायोजन का मीन होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है क्या दोस्तों? इस प्रक्रिया में नए अनुभव में कोई नई जानकारी जोड़कर नए अनुभव तथा पूर्व अनुभव के बीच में अंतर किया जाता है। जैसे कि बालक ने पहले 1 से 10 तक की काउंटिंग जाना हुआ था, उसके बाद उसमें आपने क्या किया कि 11 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग उसको आपने फिर से सिखा दिया। तो जो 1 से लेकर 10 तक था उसका पूर्व अनुभव था, उसमें 11 से लेकर के 20 तक को उसको उसने नया जोड़ा। फिर उसने ये देखा कि 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर के 20 तक के बीच में अंतर क्या है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? साम्य धारणा, इक्विवेलेशन। इक्विवेलेशन होता क्या है दोस्तों? कि वह जब बालक आत्मसातीकरण और समायोजन मतलब एक्यूमुलेशन और एसिमिलेशन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। देखिए, एक्यूमुलेशन मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन जब दोनों के बीच में बराबर का संतुलन कर लेता है कि एक नया चीज़ कैसे जोड़ा जाता है और एक नई चीज़ को सीखी कैसे जाती है, जब दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं साम्य धारणा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखा और सीख करके उसके बीच में अंतर कर पाना। कि जैसे कि आप बालक देख रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग और 11 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग में 1 बाय 1 क्या डिफरेंट आ रहा है, उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि वर्ड क्या क्या बन रहे हैं, जैसे कि 11 कैसे लिखा जाता है, उसके बाद फिर 12 कैसे लिखा जा रहा है। तो वो बालक उन सारी चीज़ों में क्या कर रहा है दोस्तों? अंतर कर पा रहा है, मतलब उसका कंजर्वेशन कर पा रहा है, एक एक चीज़ को सीख पा रहा है, एक एक चीज़ को कंजर्व कर ले रहा है, अच्छे से जान पा रहा है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है? संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जीन पियाजे ने सामाजिक संरचनाओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। क्या है कि देखो, जो सामाजिक योग्यताओं का सेट होता है, जो सामाजिक योग्यता जैसे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप क्या क्या जानते हैं, आपकी किन किन भाषाओं को जानते हैं, आप क्या क्या पढ़े हैं, तो ये जो एक सामाजिक स्ट्रक्चर है, सामाजिक सेट है, उसको क्या किया उन्होंने? एक पूरा पैकेज के तरीके से बनाया। ठीक है, और इस पूरे पैकेज को एक नाम दिया, जिसको नाम को क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना, सॉरी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न बालकों की उम्र को संज्ञानात्मक संरचना में भिन्न भिन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 10 साल के बालक का जो ज्ञान है वो 4 साल के बालक के ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। कि मतलब जो 10 साल का बालक कर सकता है उसे हो सकता है कि 4 साल का बालक ना कर पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो 10 साल का बालक कर पाता है उसका कई गुना ज़्यादा 15 साल का बालक कर सकता है। तो ये क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है कि जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उस बच्चे का नॉलेज डेवलप होता जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानसिक संरचना, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन क्या होता है कि जब बालक में कोई समस्या आती है और उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों? चिंतन करने लगता है, तो वह मानसिक संरचना को समझ जाता है कि इसकी मेंटल ऑपरेशन किस प्रकार का है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ प्ले। टाइप ऑफ प्ले है, और पहला टाइप ऑफ प्ले क्या है, विकेंद्रण। डिसेंटिंग क्या है, देखिए क्या होता है कि यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किसी सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार करता है। ठीक है, इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रण इगोसेंट्रिक होता है। बालक में प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रित ढंग से सोचता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। डिसेंट्रिक होता क्या है, जैसे कि जब बालक छोटा होता है तो वो केवल अपने बारे में सोचता है कि उसे जो होता है, उसका जो होता है सब उसी का है। जैसे आप किसी बालक को, 2-3 बालक को एक साथ रखिए और किसी एक बालक को एक खिलौना ला करके दे दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जिस बालक के पास वो खिलौना है वो किसी दूसरे बालक को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईगोसेंट्रिक की भावना होती है। वो चाहता है कि जो मेरा है वो केवल मेरा ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, वो 10-12 साल का होता है, तो उसमें डिसेंट्रिक भाव आ जाते हैं। डिसेंट्रिक का भाव का मतलब क्या, कि वो सोचता है कि वो मेरा भी है और मेरे दोस्त का भी है। तो वो अपनी जो खिलौना उसका होता है वो अपने दोस्त से शेयर भी करता है। तो जब इस टाइप का फीलिंग आने लगती है, जब इस तरीके की बच्चे के अंदर भावना आती है, तो इस भावना को क्या कहते हैं दोस्तों, डिसेंट्रिक कहते हैं, हम लोग विकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, पारंपरिक क्रिया। क्या है, पारंपरिक क्रिया है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न बालकों में परिपक्वता और न ही केवल उसके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आपके अंदर पारस्परिक क्रिया है, मतलब क्या, कि आप किसी चीज़ को रियल में जानना चाहते हैं कि ये है या नहीं है या किस प्रकार से है, तो उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास मेच्योरिटी होनी चाहिए, दूसरा बात तो आपका एक एजुकेशन लेवल, आपका जो है शिक्षण स्तर जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तब आप किसी चीज़ की रियलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको जान पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पारस्परिक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये है हमारा क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो अब हम लोग रियल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ कीवर्ड देखा था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे। ये कीवर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये कीवर्ड किस थिंकर से संबंधित है, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। जैसे स्कीमा दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि स्कीमा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो स्कीमा कीवर्ड को किसने दिया होता था, जिस जीन पियाजे ने दिया हुआ था। सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहली अवस्था क्या है, ज्ञानात्मक क्रियाएं या संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज। क्या है, सेंसर मोटर स्टेज। ये क्या होता है, 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। इसको आप जन्म से 2 वर्ष भी कह सकते हैं या 0 से 2 वर्ष कह सकते हैं। प्रक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको 2 से 7 वर्षों में बांटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या हो गया 7 से 12 वर्ष। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, 4th क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। राइट, तो ये हो गया 12 वर्ष से 18 वर्ष या बाल्यावस्था तक है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसर मोटर स्टेज। देखिए हिंदी में तो कई सारे नाम हैं, बट इंग्लिश का नाम आप जानते रहिए। इंग्लिश में केवल एक ही नाम से बोला जाता है, वो क्या है, सेंसर मोटर स्टेज। क्या होता है, सेंसर मोटर स्टेज होता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेज क्या है, यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसको इन्होंने क्या किया, 6 उप अवस्थाओं में बांटा था दोस्तों। देखिए अलग अलग राइटर्स की बुक में आप इसको अलग अलग तरीक़ों से लिखेंगे। आप देखेंगे कि NCERT में इसको 6 तरीके से, इस तरीके से उप अवस्थाओं में बांट करके लिखा गया हुआ है। लेकिन अब आप अलग राइटर्स की बुक देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे एक साथ सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक एक बारीकियों को हम लोग पूरी ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम इसमें किसी चीज़ को मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखिए पहली उपावस्था क्या है, जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहते हैं। प्रतिवर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिवर्त का मतलब होता है किसी चीज़ को चुंबन करना या किसी चीज़ को मुंह में रख लेना या किसी चीज़ को स्पर्श करना, ये बालक की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। प्रतिवर्त क्रिया करने का मतलब होता है दोस्तों चुंबन करना, किसी चीज़ को उठाना, उसको मुंह में भर लेना, अपने हाथों को मुंह में भरने लेना। तो इसे जो बालक एक से मतलब जन्म से 30 दिन तक का होता है वो यही सारी चीज़ों को करता है। जब किसी चीज़ को पकड़ा सीधे मुँह की तरफ लेके जाता है, ठीक है, तो इसको प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूसरी उपावस्था 1 माह से 4 माह तक की अवधि का होता है। इस अवस्था में मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था कहते हैं। मुख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शरीर की मुख्य प्रतिवर्त क्रियाएं हैं, और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे बार बार वो दोहराता रहता है, ठीक है, इसलिए इसे मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, तीसरी उपावस्था, यह 4 माह से 8 माह तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने तथा इधर उधर उलट पुलट करता रहता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि चौथी उपावस्था 8 माह से 12 माह तक की होती है। इस अवस्था में शिशु वयस्कों का अनुकरण करने लगता है, जैसे कि नाना कैसे हंसते हैं, नानी कैसे गाती हैं, नानी कैसे कहानी सुनाती हैं, या बड़े पापा कैसे करती हैं। ये सारी चीज़ें क्या करता है, बालक उसका अनुकरण करता है। ये किस अवस्था में आता है, ये 8 से 12 माह की अवस्था में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 5वीं उपावस्था। 5वीं उपावस्था होती है 12 माह से 18 माह तक। इसमें शिशु प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू कर देता है और जानने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ जाती है। देखिए जब बालक 1 से 1.5 साल के बीच में होता है तो वो क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा गलतियां करता है, काफ़ी ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर वो दौड़ना चलता है या सीखना चाहता है या मतलब चलने का प्रयास करता है तो चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है। तो इस तरीके की जो अवस्था होती है ये 1 साल से 1.5 साल के बीच में आती है। तो इसमें किसी बालक को क्या होता है कि किसी चीज़ को जानने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, जानने की प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये 5वीं अवस्था है। 6वीं अवस्था क्या है, 6वीं अवस्था क्या होती है, यह 6 माह से लेकर के 18 माह की अवधि तक होती है। इस अवस्था में बालक में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आपने बालक से कोई चीज़ लिया और उसको छुपा दिया तो वो सोचने लगता है कि उस चीज़ गया कहाँ, ठीक है, या कोई चीज़ है तो वो क्यों है। इस सारी चीज़ें वो बार बार आपसे क्वेश्चन करता है कि भैया ये क्या है, मम्मी ये क्या है, दीदी ये क्या है। ये सारी चीज़ों को क्या करता है वो पूछना लगता है। तो उसमें चिंतन की भावना धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है। देखिए ये तो हो गई दोस्तों कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक को जो आपने देखा ये किस किस अवस्था में 6 उपावस्थाओं में बांटा गया हुआ है। इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस अवस्था को 2 मुख्य विशेष अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। इस अवस्था में 2 मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इस अवस्था में 2 मुख्य विशेष अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली विशेष अवस्था क्या है, वह अपनी क्रिया और परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है और उसे जानने का प्रयास करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। बालक अपने शरीर के अंग व कपड़ों तथा हाथों के कंगन में अंतर करने या समझने लगता है, ठीक है ना। तो ये थी क्या दोस्तों बालक की सबसे सेंसर मोटर स्टेज था, क्या है 0 से 2 वर्ष के बीच में था। इतनी सारी क्रियाएं बालक करता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, अगला चरण क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है दोस्तों, यह 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जीन पियाजे ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है या बांटा हुआ है। पहला क्या है, प्राक संप्रत्यात्मक, ठीक है, इसको कहते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहते हैं। ये 2 से 4 साल तक का होता है।
इसमें नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है कि बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तथा उसका प्रयोग करते हैं। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बालक को 2 से 4 साल तक का बालक है, तो मान लीजिए कि चौथे साल में है बालक, तो आपने उसको क्या किया, उसको आपने इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सिखाया कि ए इस तरीके से बनता है, ठीक है। फिर आपने उसको कहा कि बी देखिए इस तरीके से बनता है। तो ये देखो ये क्या उसके लिए एक चिन्ह की तरीके से, एक संकेत की तरीके से, तो ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, तो ये क्या करता है अपने मस्तिष्क में इसको ग्रहण कर लेता है और इसका प्रयोग बाद में करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बालक के माँ या पिता छुपकर जब आवाज़ लगाते हैं तब बालक आवाज़ को सुनकर बालक के मन में जिसकी आवाज़ होती है उसकी एक प्रतिमा बनती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, जैसे हवा, पानी, चांद। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने बचपन में भी फील किया होगा कि चांद को घर वाले क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं चंदा मामा आ जाओ, चंदा मामा। तो जैसे लगता है चंदा मामा क्या है, आएंगे, रियल में आएंगे, क्योंकि ऐसा फील होता है कि वो एक सजीव वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बालक क्या करता है, उसको ऐसा फील करता है। निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है कि वो सजीव की तरीके से है। ये किस अवस्था में होता है, ये प्री कंसेप्चुअल पीरियड में होता है। कौन सी अवस्था में, प्री कंसेप्चुअल पीरियड में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इस अवस्था में बालक में आत्मकेंद्रण का भाव आ जाता है, वह स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है और उसे यह लगता है कि सूर्य, चंद्रमा आदि उसके पीछे चलते हैं, ठीक है। बालक में संकेत भाषा शब्द तेजी से विकसित होती है। बालक को खेल में सिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, कि बालक को खेल में सिखाया जाता है। ये हम जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बालक को खेल में सिखाया जाता है, कौन सी अवस्था में आता है, तो आप जानते रहिए कौन सी अवस्था में आता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, 4 से 7 साल तक की होती है। बालक पहले से अधिक तर्क करने लगता है। बालक छोटे छोटे गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने लगता है, ठीक है। बालक संख्या का प्रयोग करना, उसमें आपस में वस्तुओं को देख कर उसके प्रश्नों का उत्तर देना आदि का गुण विकसित हो जाता है। किस अवस्था में दोस्तों, अंतर्दर्शी अवस्था में, ठीक है। ये 4 से 7 साल तक की अवधि का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसको स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, राइट। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 12 वर्ष की अवधि तक की होती है। इसमें बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा तो बता देता है, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो वह नहीं बता पाता। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कंक्रीट आ जाता है कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये जीन पियाजे के अनुसार तो एकदम सही है, जीन पियाजे के अनुसार ये एकदम सही है, लेकिन आजकल के बालक जो दोस्तों ओलंपियाड के टेस्ट देते हैं, ओलंपियाड देते हैं, तो वो छोटी ही अवस्था में, मतलब कि अगर वो 5 साल, 7 साल, 8 साल के होते हैं, 9 साल के होते हैं, ओलंपियाड देते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या है कि बड़े बड़े और जटिल मैथ के क्वेश्चन को या मेंटल जो मैथ होता है उस तरीके के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं और उसका उत्तर भी दे पाते हैं। तो ये जहाँ तक की बात है, आप ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से संभव नहीं है। जीन पियाजे के जो पॉइंट्स था, इस पॉइंट में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन अब उनका पॉइंट है तो इसको हम लोगों को तो पढ़ना है ही है, बट ये जानते रहिएगा कि अब ये भविष्य में ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक अब छोटे छोटे ही अवस्था में बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर लिखित शाब्दिक रूप से जो लिखा होता है उसका भी उत्तर दे पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला है बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। आत्मकेंद्रण या आत्मकेंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मूर्त चिंतन का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को देखा और उसको, जैसे उसकी लंबाई कितनी है, उसका भार कितना, जैसे कि मान लीजिए कि 2 फ्रेंड हैं आपस में, छोटे छोटे हैं, मान लीजिए कि कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, तो जो बालक 10 साल का 12 साल का होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि तेरा लंबाई कितना है, तुम्हारा भार कितना है, या तुम कितनी तेज़ी से दौड़ सकते हो। तो इसका जो देख रहा है उसके बारे में वो चिंतन करने की प्रवृत्ति बालक में आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। क्या है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन? ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 12 से प्रारंभ होती है, कहाँ तक? किशोरावस्था तक। 12 वर्ष से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलती है। इसमें चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगते हैं। बालक क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। इस अवस्था पर शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, जिन बालकों में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम हो जाता है, और जिनमें ज़्यादा होता है उनमें चिंतन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी बालक को आपने पढ़ाया, जैसे जिसका मेंटल एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा ना हो, मेंटल एबिलिटी कम हो, उस बालक को आप एक बार बताइए, फिर 2 बार बताइए, फिर 3 बार बताइए, अगर वो उस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तो उसको वो सोच भी नहीं सकता, मतलब चिंतन करने की प्रवृत्ति भी उसकी क्या होगी? कम होगी, वो कम चिंतन कर पाएगा, सक्रियात्मक रूप से चिंतन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी बालक को आपने एक बार बताया और चालाक है वो, तो एक ही बार में सीखी हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, उस पर चिंतन कर पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा वो क्या है। ठीक है, देखिए इस अवस्था में बालक क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब किसी चीज़ को आपने नहीं देखा हुआ है उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। जैसे दोस्तों इस अवस्था में बालक जैसे भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हैं, फिर उसको महसूस करने लगता, कभी देखा नहीं है लेकिन सुना जरूर है कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो उनके बारे में चिंतन करने लगते हैं बालक कि हाँ भूत होते हैं, वहाँ जाने में डरने लगते हैं। तो ये अमूर्त चिंतन है, कभी जिस चीज़ को देखा नहीं उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो उन्होंने टेबल लर्न किया, उसके बाद कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया तो वो अमूर्त चिंतन की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जीन पियाजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियाजेस थ्योरी। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियाजेस थ्योरी? पहला पॉइंट क्या है? सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। सही बात है दोस्तों कि क्रम से आप सीखते हैं, आरोही क्रम में सीखते हैं, तभी आप एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जान पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल अवस्थाएं हैं। क्या है? सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल अवस्थाएं, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। सीखने पर्यावरण होना चाहिए आपके सीखने का, और क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 मूल अवस्थाएं होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। अगला पॉइंट क्या है? बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम व उच्च स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। सही बात है। अगला पॉइंट क्या है? पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध तरीके व तार्किक ढंग से कर सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चे में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उसकी जैविक परिपक्वता और अनुभव, इन दोनों की अंतर क्रिया पर निर्भर करती है। एकदम राइट बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? पियाजेस के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग, इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी इन एजुकेशन, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इस सिद्धांत ने बालकों को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। स्वक्रिया मतलब बालक करके सीखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में बार बार पूछता है और इसका एप्लीकेशन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन के थ्रू आता है, राइट। तो बालक करके सीखता है, ये एनसीएफ भी कहता है कि एनसीएफ बालक करके सीखने पर बल देता है, राइट। एनसीएफ 2005 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्वक्रिया द्वारा या बालक करके सीखता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पियाजे के अनुकरण व खेल को महत्व दिया। पियाजे ने अनुकरण व खेल को महत्व दिया और शिक्षक को इन विधियों से पढ़ाना चाहिए, राइट। खेल और अनुकरण विधि से अगर शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो बालक बहुत तेज़ी से सारी चीज़ों को सीख सकता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीखने में प्रगति न करने वाले को दंड नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दंड इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बालक हो सकता है कि उसकी मेंटल एबिलिटी उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं। हाँ, बालक को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको सिखाइए, तो हो सकता है बालक अपनी प्रवृत्ति को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दंड का अभाव, दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, ऐसा एनसीएफ में भी है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया है। संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इन्होंने क्या किया, विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया है। उसी के अनुसार किसी भी आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। जैसे देखिए, जो बालक 2 साल का, जो बालक 5 साल का है उसके लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो बालक 7 साल का है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे बालक फर्स्ट क्लास में जाता है, सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप बालक का क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए कि पहले वर्ष अवस्था में बालक क्या पढ़ेगा, दूसरे वर्ष में क्या पढ़ेगा। तो उन्होंने क्या, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उन्होंने विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे ने बुद्धि का मापन उसके व्यवहारिक उपयोग, वातावरण के साथ अंतःक्रिया की क्षमता के रूप में लिया जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण निर्माण में व्यवहारिक रूप से प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक, ठीक है, ड्राइवर्स और अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन अधिगम और विकास के लिए आवश्यक है। क्या क्या, अधिगम और विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों, एक तो ड्राइवर्स होना चाहिए, एक तो मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब क्या, एक मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, एक मोटिवेट होने वाला होना चाहिए, तभी उसके अंदर क्या होगा कि अधिगम और विकास की जो है उत्पन्न होगा, मतलब उसके अंदर अधिगम और विकास हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। अतः शिक्षक को शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट है दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट क्या है कि पियाजे के अनुसार सीखना बालक के स्वयं और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों को बालकों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदर्शित करना चाहिए या प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा, उस चीज़ों का निराकरण करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।